नमस्कार, मैं हूं शिवम। आप सभी का अपने खास कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। एक सदी पहले महान अर्थशास्त्री कीन्स ने एक महत्वपूर्ण बात लिखी थी। देश के मौजूदा हालात पर यह बात एकदम सटीक बैठती है। उन्होंने लिखा था कि महंगाई की एक निरंतर प्रक्रिया से सरकारें अपने नागरिकों की संपत्ति के एक महत्वपूर्ण हिस्से को गुप्त और अनियंत्रित यानी अनकंट्रोल्ड रूप से जब्त कर सकती हैं, और इस विधि से वो न केवल जब्त करते भी हैं बल्कि मनमाने तरीके से, मनमाने ढंग से इसको जब्त करते हैं। और जबकि ये प्रक्रिया कई लोगों को गरीब करती है, गरीब बनाती है, और ये वास्तव में कुछ को समृद्ध करती है, कुछ को ज्यादा पैसा देती है। यही बात अब मौजूदा सरकार के ऊपर कही जा रही है। भारत इस वक्त एक विकट आर्थिक संकट से गुजर रहा है। हम और आप इसको महसूस कर रहे होंगे। बेरोजगारी अपने चरम पर है और महंगाई काबू के बाहर हो गई है। अगस्त 2023 में खुदरा मुद्रास्फीति 6.83% पर थी। आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है। उसका लक्ष्य यह है कि मुद्रास्फीति को 4% तक ही सीमित रखा जाए, लेकिन ये 4 से 6 के ऊपर निकल गई। पिछले 29 महीनों में मुद्रास्फीति आरबीआई के 4% के लक्ष्य स्तर से ऊपर ही रही है, यानी 29 महीने से ये कंट्रोल में नहीं रही। खाद्य महंगाई जुलाई और अगस्त में, जो पिछले 2 महीने बीते हैं, उसमें 10% जुलाई में, 9% अगस्त के महीने में इसको पार कर गई। आप सिर्फ आंकड़े ही अगर देखेंगे तो आपको समझ आएगा। द हिंदू द्वारा एक विश्लेषण किया गया, द हिंदू अखबार के द्वारा, और इससे यह पता चलता है कि 5 सालों में जो भोजन तैयार करने की लागत थी वो 65% बढ़ गई, यानी आपके थाली की लागत। इस दौरान जनता की आय में सिर्फ 28 से 37% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन खाने की लागत 65% बढ़ी। खाद्य पदार्थों में मूल्य वृद्धि से दूसरे जो आवश्यक खर्चे थे उनके लिए जगह कम हो जाती है, तो आप खाने पीने की व्यवस्था में लगे रहते हैं। महंगाई के मुद्दे पर सरकार अक्सर एक तर्क देती है, और वो ये कहती है कि ये एक अंतर्राष्ट्रीय समस्या है, इंटरनेशनल प्रॉब्लम है, इससे भारत अकेले पीड़ित नहीं है, जिससे विकसित देश भी पीड़ित हैं। ये तर्क सरकार का होता है, लेकिन ये तर्क सीधे सीधे खारिज किए जाने के लायक है। कैसे है, मैं आपको बताता हूं। क्योंकि जब ये तर्क दिया जाता है तो उसमें एक और बात जोड़नी जरूरी है, क्योंकि उच्च आय वाले देशों में ज्यादातर लोगों के लिए महंगाई विवेकाधीन व्यय को प्रभावित करती है, लेकिन हमारे जैसे जो निम्न या मध्यम आय वाले देश हैं, जो बहुत कम पैसा कमाते हैं, या निम्न है या मध्यम है, उन देशों में इसका जीवन की गुणवत्ता पर सीधा और अक्सर कभी कभी दर्दनाक असर पड़ता है। आप अपने जीवन में इसको महसूस भी करते होंगे। यूरोप में उच्च मुद्रास्फीति से परिवारों को कार की खरीद या अपनी छुट्टियों को कैंसिल करना पड़ सकता है। ये यूरोप में होता है, जहां पर उच्च आय वर्ग के देश हैं। लेकिन भारत में ये अगर होता है तो 2 वक्त की रोटी मुश्किल में आ जाती है। ये एक समस्या है। इस बुनियादी फर्क को समझने की जरूरत है। कुछ हफ्तों पहले, जैसे कि आपको याद होगा, टमाटर हो रहा था। टमाटर की कीमतें हो गई थी 100 रुपए प्रति किलो, 150 रुपए प्रति किलो, 200 रुपए प्रति किलो। इससे पार भी कुछ जगहों पर बेची गई और सरकार ने भी इनको बिकवाया। तो ज्यादातर परिवारों में इसकी खपत कम हो गई, इसकी खपत में भारी कटौती कर दी गई, लोगों ने खरीदने बंद कर दिए। 2023 की शुरुआत के एक सर्वे से यह पता चलता है कि दूध की बढ़ती कीमतों की वजह से कई लोगों ने, और कई लोगों, क्या मैं आंकड़े दे देता हूं आपको, 40% परिवारों ने या तो दूध का सेवन कम कर दिया है या इसे पूरी तरह से बंद कर दिया है। यह फर्क होता है उच्च आय वर्ग वाले देशों में और निम्न आय वर्ग वाले देशों में। खाद्य पदार्थों का महंगा होना सिर्फ एक ही चीज समस्या नहीं खड़ी करता, कुपोषण और भूख सूचकांक में भी देश की हालत को खराब करता है, इसका भी कारण बनता है। यह भी हमको समझने की जरूरत है। भारतीय नागरिक वित्तीय तौर पर अभी स्थिर नहीं है, सरकार ये मानती नहीं। किसी भी मापदंड पर हमारे देश में भारतीय और पश्चिमी उपभोक्ताओं की अगर आप तुलना करेंगे, इनको कंपेयर करेंगे, तो उसको करने से पहले इन व्यापक असमानताओं पर हमको ध्यान केंद्रित करने की जरूरत है। इन पर ध्यान केंद्रित किए बिना हम कंपेयर नहीं कर सकते। खाद्य और कृषि संगठन यानी एफएओ के आंकड़े अगर आप देखेंगे तो इन आंकड़ों से आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी पता लगती है। ये आंकड़े बताते हैं कि वैश्विक खाद्य कीमतें काफी स्थिर हो गई हैं। अगस्त 2022 में एफएओ का खाद्य मूल्य सूचकांक 137.6 पर था। अगस्त 2023 में यह 121.4 तक गिर गया था।
भारत में अगर आप बात करें, भारत का थोक मूल्य खाद्य सूचकांक अगस्त 2022 में 176 से बढ़कर अगस्त 2023 में 186 पर पहुंच गया। जब वैश्विक खाद्य कीमतों में 11% की गिरावट दर्ज की गई है, 11% की कमी आई है, तो भारत में यह 5.6% की वृद्धि कैसे हुई, बढ़ोतरी कैसे हुई? ईएफओ का जो खाद्य सूचकांक और भारत का जो थोक मूल्य खाद्य सूचकांक है, इसमें सीधे अगर आप कंपेयर करेंगे तो ये सीधा कंपेयर करने वाला नहीं है, लेकिन ये हमें खाद्य कीमतों में व्यापक रुझानों को समझने में काफ़ी हेल्प करता है, मदद करता है। हमको समझ आता है कि कैसे ये महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हो रहे हैं। जो लोग थोक मूल्यों के बजाय उपभोक्ता खाद्य मुद्रास्फीति का विश्लेषण करना पसंद करते हैं, उसको एनालाइज करते हैं, उनके लिए भी अलग तरह के आंकड़े हैं। वो ये पाएंगे, अगर इसमें रिसर्च करते हैं तो ये पता चलेगा कि वैश्विक औसत जो है वो 8.51% है, जो भारत के 9.94% से काफ़ी नीचे है इस मामले में। अब ईंधन की ऊंची कीमतों को अगर आप देखें, पेट्रोल डीजल की, तो भारतीय उपभोक्ता काफ़ी वक्त से, पिछले काफ़ी महीनों से, सालों से परेशान है। पिछले एक साल पहले मार्च 2022 में भारत में क्रय शक्ति समानता के आधार पर एलपीजी की जो कीमतें थीं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा थीं। इसको खारिज नहीं किया जा सकता। पेट्रोल की जो कीमतें थीं वो तीसरी सबसे ज़्यादा कीमतें थीं, और डीजल की कीमतें जो थीं वो 8वीं सबसे ज़्यादा कीमतें थीं। आप समझिए। और जनता इन ऊंचे दामों से तब तक परेशान थी जब वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की कीमतें नीचे थी। इस बात को कई बार लोगों ने, विपक्ष के लोगों ने, जानकारों ने उठाया भी था। 2014 में जब सत्ता संभाली भारतीय जनता पार्टी ने, प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, उस समय और उसके बाद समय समय पर पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क दरों में बढ़ोतरी की गई। एलपीजी सब्सिडी को प्रभावी ढंग से खत्म कर दिया गया और ये कहा गया कि ये हम दूसरी तरह से आपको सपोर्ट कर रहे हैं। एक वक्त में पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क की जो दरें थीं वो 250 और 800% बढ़ गई थी। ये आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसके बाद राजनीतिक विरोध हुआ, कांग्रेस ने विरोध किया, दूसरी पार्टियों ने विरोध किया, आम लोगों ने नाराज़गी जाहिर की, कुछ जगहों पर चुनाव हुए तो ये दरें थोड़ी सी कम कर ली गई। सरकार इनको कम करने पर मजबूर हो गई। अगर आप सेंट्रल खजाने को देखें, केंद्रीय खजाने को देखें, तो उत्पाद शुल्क का जो बड़ा योगदान है उसमें वो दिखाई देता है। 2014 के बाद से सरकार ने उत्पाद शुल्क से 22.6 लाख करोड़ रुपए जमा किए हैं। कुल मिलाकर इस दौरान पेट्रोलियम क्षेत्र का जो योगदान है वो 32.3 लाख करोड़ रुपए रहा है। 32.3 लाख करोड़। सितंबर 2019 में, यानी दोबारा सरकार बनने के बाद, सरकार ने कॉरपोरेट कर की दरों में कटौती की और 1.45 लाख करोड़ रुपए के राजस्व का नुकसान उठाया। यह अनुमान एक मोटा मोटा लगाया जा रहा है कि इतना नुकसान हुआ इस कटौती की वजह से। कोरोना वायरस महामारी के दौरान पेट्रोल और डीजल पर उत्पाद शुल्क में तेजी से बढ़ोतरी की गई। आप देखिए, उधर कटौती की जा रही है, इधर बढ़ोतरी की जा रही है, और इससे सरकार ने राजस्व नुकसान की भरपाई कर ली। यानी कॉरपोरेट करों में कटौती की गई, इधर भरपाई की गई। उत्पाद शुल्क संग्रह 2019-20 में 2.23 लाख करोड़ रुपए से बढ़कर 2021-22 में 3.72 लाख करोड़ तक हो गया था, और ये 1.49 लाख करोड़ रुपए की वृद्धि है, जो कॉरपोरेट कर में छूट से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए किया गया। उसके लिए यह पर्याप्त है। यानी आप इधर से गरीबों से पैसा चूसिए, उधर कॉरपोरेट करों से लोगों को फायदा पहुंचाइए। पॉलिसी एक्सपर्ट हैं एक आकाश सत्यवाली, वो कहते हैं कि 2023 में भारतीय अर्थव्यवस्था, यानी इस साल भारतीय अर्थव्यवस्था जो है वो अपनी उच्च मुद्रास्फीति और आय असमानता के साथ जो कीन्स ने शुरू में कहा था उस बात को सही साबित करती है, जो मैंने कार्यक्रम के शुरू में आपको बताया। मौजूदा महंगाई एक बड़ा कारण है, और ये कारण है सरकारी हस्तक्षेप है इस मौजूदा महंगाई की वजह से, जो एक वर्ग को दूसरे वर्ग पर प्राथमिकता देता है। विडंबना यह है कि मुद्रास्फीति की प्रक्रिया को पेट्रोल और डीजल पर कर लगाकर बढ़ावा दिया गया है। ये ध्यान देने वाली चीज है। सरकार का ध्यान जनता से जुटाए पैसे को कल्याणकारी नीतियों में लगाने के अलावा
दूसरी चीज़ों पर भी होता है, इस पर कम लगाया जाता है। बल्कि कुछ चुनिंदा लोगों को ज़्यादा पैसा कैसे कमाया जाए, क्या इस ओर है जो बात आकाश कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ हो जाती है, क्योंकि मौजूदा वक्त में हम सब महंगाई और बेरोजगारी से जूझते हुए दिखाई देते हैं। लेकिन जब ये आंकड़े सामने आते हैं कि आप एक बार कॉरपोरेट कर माफ़ कर रहे हैं, पेट्रोल और डीजल पर, एलपीजी पर आप ज़्यादा टैक्स और कर लगा रहे हैं, तो इससे फ़र्क ये होता है कि आप पूरे देश से पैसा चूसिए और कुछ लोगों को इसका फ़ायदा पहुंचाइए। ये आंकड़े आपको पब्लिक डोमेन में मिल जाएंगे अगर आप इसको रिसर्च करेंगे। इसमें मैंने अपने पास से कुछ भी एड ऑन नहीं किया गया है। आप सभी लोगों का बहुत शुक्रिया ये कार्यक्रम देखने के लिए। आज के कार्यक्रम में इतना ही। कल किसी और विषय के साथ आपसे मुलाकात होगी, लेकिन इतना ज़रूर मैं आपसे आग्रह करूंगा कि ये जो इशू है जिस पर मैं आज बात कर रहा था कि कैसे महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है और इसके पीछे के कारण क्या हैं, इस पर सरकार क्या ध्यान देगी और इसका क्या इम्पैक्ट 24 के इलेक्शन में पड़ेगा, आप ज़रूर कमेंट करके बताएं। मुझे इजाज़त दें और देखते रहें द ब्लंट मीडिया। बहुत शुक्रिया।